बात करेंगे 4 देशों की जिनके पास है परमाणु हथियारों का जखीरा। ये 4 देश हैं चीन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। परमाणु हथियार तबाही का दूसरा नाम है, जिनके रखरखाव और इस्तेमाल के साथ जुड़ी है बड़ी जिम्मेदारी। यही वजह है कि परमाणु हथियारों की चाबी गिने चुने लोगों के हाथ में होती है और ये चिंता हमेशा बनी रहती है कि परमाणु हथियार कभी गलत हाथों में न पड़ जाएं। तो आइए आपको बताते हैं चीन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका में परमाणु हथियारों का बटन किसके पास है और ये बटन कौन दबा सकता है। पार्ट 1, अमेरिका, न्यूक्लियर फुटबॉल। We were called Minutemen. It would take us no more than about 1 minute to... हमें मिनटमैन कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि आदेश मिलने पर हम 1 मिनट के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते थे। ये हैं हमारे पहले विशेषज्ञ ब्रूस ब्ला, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ब्रूस ब्ला अमेरिका के फॉर्मर मिसाइल लॉन्च ऑफिसर थे और 70 के दशक में अमेरिकी खुफिया एटमी मिसाइल ठिकानों पर काम कर चुके थे। ब्रूस और उनके साथी उस कंप्यूटर मॉनिटर की हर वक्त निगरानी किया करते थे जिस पर मिसाइल लॉन्च करने का आदेश कभी भी आ सकता था। There's only one person in the US system. अमेरिकी सिस्टम में न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का आदेश सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है और वो व्यक्ति है अमेरिका का राष्ट्रपति। रूस या चीन से लॉन्च की गई मिसाइल आधे घंटे के भीतर अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। इसी तरह दुश्मन की पनडुब्बी से दागी गई मिसाइल 15 मिनट में अपने निशाने को तबाह कर सकती है। So the president is always accompanied around the clock. इसलिए राष्ट्रपति के साथ हर समय कुछ खास लोग होते हैं। उनके पास एक ब्रीफकेस होता है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। काले रंग का ये लेदर ब्रीफकेस दिखने में बड़ा साधारण है, लेकिन इसके अंदर खास तरह के उपकरण लगे हैं जिसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सीनियर एडवाइजर्स और कुछ अन्य बेहद जरूरी लोगों से कभी भी बात कर सकते हैं। A sort of cartoon version of the war plan manual. इस ब्रीफकेस में कार्टून बुक की तरह एक पेज होता है जिसमें ग्राफिक्स के जरिए वॉर प्लान, लॉन्चिंग वेपन्स और टारगेट के बारे में जानकारी होती है। इसमें ये ब्यौरा भी होता है कि हमले में कितने लोग मारे जाएंगे। इन बातों को पलक झपकते समझना होता है। अमेरिका के पास हजारों न्यूक्लियर मिसाइलें हैं। उन्हें लॉन्च करने के लिए पेंटागन वॉर रूम को राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत होती है, लेकिन राष्ट्रपति का आदेश भी तब माना जाता है जब वो अपनी एक खास आइडेंटिटी बताते हैं जो बिस्किट नुमा प्लास्टिक कार्ड में होती है। राष्ट्रपति इसे हमेशा अपने पास रखते हैं। यही वो कार्ड है जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कहा जाता है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद चंद मिनट के भीतर न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। I personally felt close to a nuclear war. एक बार ऐसा मौका भी आया जब मुझे लगा कि न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। तब उम्र 20 साल के आसपास थी और सच कहूं तो पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। तभी हमें डेफकॉन 3 अलर्ट मिला जिसका मतलब था न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो जाओ। ये बात थी साल 1973 की, जब अरब और इसराइल जंग के मैदान में आमने सामने थे। राहत की बात रही कि न्यूक्लियर वॉर की नौबत नहीं आई। इससे पहले 1960 के दशक में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ न्यूक्लियर वॉर के बेहद करीब पहुंच गए थे। लेकिन क्या अमेरिका का राष्ट्रपति किसी खतरे के बिना, किसी उकसावे के बिना अपनी ओर से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का आदेश दे सकता है? Obviously, if someone is clearly off the deep end, then ऐसे हालात में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख इस आदेश को मानने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है। ट्रेनिंग ही ऐसी होती है जो आपको आदेश मानना सिखाती है। इसलिए अगर कोई राष्ट्रपति अपनी तरफ से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देता है तो यकीन मानिए उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। पार्ट 2, रूस, न्यूक्लियर ब्रीफकेस। Usually it's 10-20 meters when president is sleeping. राष्ट्रपति जब सोते हैं उस समय भी ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस 10-20 मीटर के दायरे में रखा होता है। रूस पर न्यूक्लियर अटैक की नौबत आने पर ब्रीफकेस का अलर्ट अलार्म बजने लगता है। ये हैं हमारे दूसरे विशेषज्ञ इगोर सजेगन, जो हथियारों के विशेषज्ञ हैं। साल 1999 में रूस ने उन पर लंदन में एक कंपनी को मिलिट्री सीक्रेट्स देने का आरोप लगाया। इगोर ने खुद को बेगुनाह बताया,
लेकिन उन्हें 11 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। साल 2010 में इगोर को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने लंदन में बसने का फैसला किया। इगोर अब ब्रिटिश डिफेंस थिंक टैंक रूसी में सीनियर फेलो हैं। इगोर बताते हैं कि अमेरिका के न्यूक्लियर फुटबॉल की तरह रूस के राष्ट्रपति के पास भी एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। ऐसे ही 2 ब्रीफकेस रूसी प्रधानमंत्री और रूसी रक्षा मंत्री के पास होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर अटैक का आदेश सिर्फ राष्ट्रपति दे सकते हैं। He is the supreme commander. It's his responsibility. वही सुप्रीम कमांडर होते हैं। ये ब्रीफ केस उनकी जिम्मेदारी होती है। किसी इमरजेंसी में वो इस ब्रीफ केस के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उन्हें किसी टेलीफोन की जरूरत नहीं होती। ऐसा मौका सिर्फ एक बार आया जब रूसी राष्ट्रपति को इस ब्रीफकेस को खोलकर एक्टिव करना पड़ा। Boris Yeltsin, the Russian president, received the... उस समय बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति थे। उन्हें वार्निंग सिग्नल मिला। तारीख थी 25 जनवरी साल 1995। ब्रीफकेस का अलार्म बजते ही लाइट जलने लगी। दूसरी वार्निंग लाइट राष्ट्रपति के डेस्क पर जल रही थी। रूसी रडारों को सीमा के पास बैरेंट सी के ऊपर एक मिसाइल नजर आई। मिसाइल तेजी से रूस की ओर बढ़ रही थी और समय बहुत कम था। He activated his Kazbek nuclear. उन्होंने अपना न्यूक्लियर ब्रीफकेस एक्टिव किया और बात होने लगी, अब आगे क्या करना है। कुछ भी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 से 9 मिनट का समय था। रूस के परमाणु पनडुब्बियों को आदेश मिला पलटवार के लिए तैयार रहें, लेकिन रूस की फौज को समय रहते पता चल गया कि वार्निंग अलार्म एक फॉल्स अलार्म है। रूस की ओर बढ़ रही मिसाइल दरअसल नॉर्वे का रॉकेट है, जिसे एक साइंटिफिक स्टडी के लिए छोड़ा गया था। उस समय रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने यदि न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का आदेश दे दिया होता तो वॉर हिस्ट्री में कई नए पन्ने जुड़ जाते। They will just receive the order, load flight plan number 2. कई बार मिसाइल की निगरानी करने वालों को गलत लॉन्च कोड देकर हमले की तैयारी के लिए कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि परखा जा सके कि वाकई जंग छिड़ने की सूरत में वो न्यूक्लियर अटैक करने से कहीं हिचकिचाएंगे तो नहीं। अमेरिका की तरह रूसी सिस्टम में भी ये सुनिश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति ने यदि न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे दिया तो हमला होकर रहेगा। पार्ट 3 ब्रिटेन लास्ट रिजॉर्ट लेटर। There's always been a submarine somewhere in the North Atlantic, undetected and undetectable. नॉर्थ अटलांटिक की खामोश गहराइयों में हर समय कहीं न कहीं पनडुब्बी मौजूद रहती है, जिसकी मौजूदगी के बारे में किसी को पता नहीं होता। कोई इस बारे में पता भी नहीं कर सकता। ये हैं हमारे तीसरे विशेषज्ञ प्रोफेसर पीटर हेनेसी, जो साइलेंट डीप नामक किताब के सहलेखक हैं। ब्रिटेन के पास ट्राइडेंट एटमी मिसाइलों से लैस 4 बेहतरीन पनडुब्बियां हैं, जिनमें एक पनडुब्बी नॉर्थ अटलांटिक महासागर में हमेशा तैनात रहती है, जो बस एक सिग्नल पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। Only the Prime Minister can authorize nuclear retaliation. ब्रिटानिया सिस्टम में न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के एक आदेश पर रॉयल नेवी वैंगार्ड क्लास की पनडुब्बी से न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। इसके लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री नौसेना के 2 अधिकारियों को अपना एक खास कोड बताते हैं। उन दोनों अधिकारियों के पास भी अपना एक कोड होता है। कोड बताने की ये प्रक्रिया लंदन के बाहर एक बंकर में पूरी की जाती है। यहीं से महासागर में तैनात पनडुब्बी को न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का अंतिम आदेश दिया जाता है। XO is the number 2, the executive officer. The WEO is the weapons engineering officer. पनडुब्बी में भी 2 अधिकारी वायरलेस के जरिए संदेश पाते हैं और फिर अपने अपने कोड का मिलान करके मिसाइल लॉन्च की तैयारी करते हैं। Okay, good copy received. प्रोफेसर पीटर हेनेसी उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्हें पनडुब्बी से मिसाइल टेस्ट फायर देखने का मौका मिला। Ship control, pipe the submarine to action stations. Missile for strategic launch. Action stations, action stations, action stations. Missile for strategic launch. The captain puts up a little puff of white smoke just before it happens, and then it rushes out of the sea. कैप्टन ने कुछ सफेद धुआं सा दिखाया और फिर समुद्र में जैसे गैस का गोला तेजी से दौड़ा। कुछ ही सेकंड में बहुत जोर का धमाका हुआ। समुद्र के पानी पर गैस का विशाल बादल नजर आया। ये सब बहुत नाटकीय तरीके से हुआ।
ऐसा लगा मानो समुद्र की गहराई से कोई दैत्य निकलकर बाहर आ गया है। न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का मतलब है दुश्मन की तबाही, इसलिए ये काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। The specialness of it is illustrated by what prime ministers have to do in the first few weeks of their premiership. ब्रिटेन में जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो न्यूक्लियर मिसाइलों वाली 4 पनडुब्बियों को खत लिखता है। इस चिट्ठी को लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। ये चिट्ठी पनडुब्बी की तिजोरी में रखी जाती है। प्रोटोकॉल के मुताबिक इसे तभी पढ़ा जाना होता है जब ब्रिटेन किसी हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया हो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लास्ट रिजॉर्ट लेटर में पनडुब्बी के कमांडर के लिए क्या आदेश लिखा गया है, ये किसी को नहीं मालूम। प्रधानमंत्री बदलने पर इस चिट्ठी को बिना खोले, बिना पढ़े नष्ट कर दिया जाता है और हर नया प्रधानमंत्री पनडुब्बी के कमांडर के लिए नई चिट्ठी लिखता है। ब्रिटेन में वर्षों से यही सिलसिला जारी है। पार्ट 4 चीन, गहरी सुरंगें। It's the most critical issue facing human being, right? ये वो सबसे गंभीर मुद्दा है जिसका सामना हम इंसान कर रहे हैं। परमाणु हथियार और परमाणु युद्ध का सीधा संबंध इंसान के अस्तित्व से है। ये है टोंग जाओ, हमारे चौथे और आखिरी विशेषज्ञ, जो बीजिंग में कार्नेगी चिन्हुआ सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी में फेलो हैं। There are many moments in history that इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब हम न्यूक्लियर वॉर के बहुत नजदीक आ गए और पूरी मानव जाति पर युद्ध का खतरा मंडराने लगा। चीन दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसके पास परमाणु हथियारों की ताकत है, लेकिन चीन की नीति पहले न्यूक्लियर अटैक करने की नहीं है। हमारे विशेषज्ञ टोंग जाओ का मानना है कि चीन की इस नीति के पीछे एक बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि चीन के पास अभी ऐसी क्षमता नहीं है कि वो अपने खिलाफ संभावित परमाणु हमले का पहले से ही पता लगा सके। China will wait and will ride out. चीन इंतजार करेगा और कंफर्म करेगा कि न्यूक्लियर अटैक क्या वाकई हुआ है। कंफर्म होने पर हालात का जायजा लेगा, समझने की कोशिश करेगा कि हमला किस तरह का है, कितना बड़ा है। उसके बाद विचार होगा जवाबी हमले के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं और फिर उनमें जो बेहतर विकल्प होगा उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन यदि किसी न्यूक्लियर अटैक में चीन के सभी बड़े नेता और सैन्य कमांडर मारे जाएं तो, या दुश्मन के हमले में चीन की न्यूक्लियर मिसाइल ही तबाह हो जाएं, तब चीन के पास क्या विकल्प होगा? China has made great efforts. पहले ही अटैक में अपनी लीडरशिप और उसकी न्यूक्लियर मिसाइलों को तबाह होने से बचाने के लिए चीन ने गजब का इंतजाम किया है। चीन ने इसके लिए भूमिगत सुरंगों का नेटवर्क तैयार किया है। कुछ सुरंगें तो पहाड़ी इलाकों में जमीन के नीचे 100 मीटर की गहराई में बनी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन पर जब जंग का धुआं उठ रहा होगा, जमीन के नीचे गहरी सुरंग में मौजूद लीडरशिप महत्वपूर्ण फैसले ले रही होगी। It's all classified, but based on open source research, people in general believe that. ये सब बेहद गोपनीय बातें हैं, लेकिन कही सुनी बातों के मुताबिक चीन में लोगों का मानना है कि आर्मी क्या करेगी इसका फैसला कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी करती है। अंतिम फैसला कमेटी का होगा या राष्ट्रपति का, हमें वाकई नहीं पता। चीन के मामले में एक बात और गौर करने वाली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन अपने ऊपर न्यूक्लियर अटैक होने पर शायद कुछ हफ्ते या महीनों तक खामोश रहे और उसके बाद पलटवार करे। When China had its own nuclear weapons, its national. चीन ने जब परमाणु हथियारों की ताकत हासिल कर ली, तब उसके नेता माओ त्से तुंग ने तय किया कि परमाणु हथियारों के मामले में चीन एक जिम्मेदार देश बनेगा। चीन के नेताओं ने उस समय इस बात को बखूबी समझा कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था। लेकिन ये तब की बात थी। चीन का रुख अब बदल रहा है। पश्चिमी देशों की सोच का असर चीन पर भी पड़ रहा है। Some military academics, they want the Chinese president. चीन के कुछ मिलिट्री एकेडमिक्स चाहते हैं कि न्यूक्लियर अटैक के मामले में चीनी राष्ट्रपति के पास अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे अधिकार होने चाहिए, ताकि दुश्मन की मिसाइल को चीन की जमीन पर पहुंचने से पहले ही तबाह किया जा सके। यही वजह है कि चीन बेहद ताकतवर रडार और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों पर काम कर रहा है। तो सुना आपने, चीन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने की क्या प्रक्रिया है। जिस समय आप हमें सुन रहे हैं, ठीक उसी समय
दुनिया के किसी कोने में बैठकर कुछ लोग किसी खास कंप्यूटर को मॉनिटर कर रहे होंगे। कुछ लोग किसी बंकर में बैठकर अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किसी पनडुब्बी का कमांडर ये सोच रहा होगा कि लास्ट रिजॉल्ट लेटर पढ़ने की नौबत कभी आएगी या नहीं। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के बाद ये दुनिया कई बार परमाणु युद्ध की दहलीज पर पहुंची है, लेकिन दहलीज के उस पार सिर्फ तबाही है, वो तबाही जो इस सुंदर धरती को हमेशा के लिए बंजर बना सकती है।